महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक्शन में हैं। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असल में जिस वक्त उद्धव ठाकरे बगावत से निपट रहे थे, उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी के मंत्री धड़ाधड़ सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर जारी कर रहे थे। 2 दिनों में ही इन दोनों पार्टियों के मंत्रियों ने सैकड़ों करोड़ के करीब 200 जीआर जारी कर दिए। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के मुख्य सचिव से 22 से 24 जून के बीच जारी सरकारी आदेशों का ब्यौरा मांगा है। राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव को इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। शिवसेना में बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी की सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों की ओर से 22 से 24 जून तक विभिन्न विकास कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने का आदेश जारी किया गया था। इस बात की शिकायत भाजपा के प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल से की थी, लेकिन तब राज्यपाल कोविड की वजह से अस्पताल में थे। शिवसेना में बगावत के बाद अगले दिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्ताव भी पास किए थे। बताया गया कि उद्धव ठाकरे ने विकास से जुड़े 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव सरकार पर संकट मंडराने लगा है। ऐसे वक्त में सरकारी खजानों से विकास कार्यों के लिए बड़ी रकम जारी करने के फैसले से गड़बड़ियों का संदेह पैदा होता है और इसलिए राज्यपाल ने यह कदम उठाया है। फिलहाल एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बागी खेमे को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले बागी विधायकों के दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटना के बाद राज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर राज्य में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों का इंतजाम करने का भी आग्रह किया था। शिवसेना के 38 विधायकों, प्रहार जनशक्ति के 2 और निर्दलीय विधायकों की तरफ से एक चिट्ठी भी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि उनके परिजनों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पात्रा जमीन घोटाले में संजय राउत को समन क्या किया, संजय राउत कूदफान मचाने लगे। ईडी के सामने पेश होने के बजाय उन्होंने बागी विधायकों पर हमला तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने एक फोटो भी लगाई है जिस पर लिखा हुआ है, जहालत एक किस्म की मौत होती है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। इससे पहले भी उन्होंने बागी विधायकों को जिंदा लाश कहकर संबोधित किया था। इतना ही नहीं, शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर तीखा हमला भी किया गया है। सामना में लिखा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश रची है। सामना में कहा गया है कि दिल्ली में बैठे भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करने का फैसला किया है, जिसमें मुंबई भी शामिल है। छत्रपति शिवाजी के इस अखंड महाराष्ट्र को तबाह करने का दांव है। इस बारे में खुद को प्रखर हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र समर्थक कहलवाने वालों का क्या कहना है? जो भाजपा लगातार महाराष्ट्र पर हमला कर रही है, उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मार्गदर्शन लेकर ये लोग उत्साह की ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को गिराने का धंधा निश्चित तौर पर कौन कर रहा है? इस साजिश का खुलासा हो जाने के बाद भी ये लोग उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। उस पर शिवसेना और सरकार के पक्ष में जो खड़े हैं, उन लोगों को ईडी की फांस में फंसाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ईडी के समन से तिलमिलाए संजय राउत ने कहा था कि गुवाहाटी में वो 40 जिंदा लाशें हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है। उनके इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना मुखपत्र सामना के जरिए भी भाजपा और बागी विधायकों पर हमला किया। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र के टुकड़े करने वालों के हम टुकड़े कर देंगे। ऐसा कोई शिवसैनिक कहता तो उनसे हमारी जान को खतरा है, ऐसा कहकर शोर मचाने लगते हैं। बेलगांव के मराठियों पर होने वाले जुल्म पर भी इनके मुंह बंद हो जाएंगे। शिवसेना ने इन तमाम विषयों पर न सिर्फ प्रखर भूमिका अपनाई है, बल्कि सड़कों पर भी संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी से जो लोग गठजोड़ करना चाहते हैं, उन्हें महाराष्ट्र के प्रति अपने स्वाभिमान की एक बार जांच कर लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शरद पवार और संजय राउत के भरोसे बैठे उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना की कमान लगातार खिसकती जा रही है। पहले 55 में से 39 विधायक चले गए और अब 18 में से 14 सांसद अपना बोरिया बिस्तर पैक कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के 14 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। महाविकास अघाड़ी का मोह कहें या फिर कुर्सी की लालच, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी से दोस्ती उद्धव ठाकरे को काफी महंगी पड़ती दिख रही है और एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पार्टी का कंट्रोल उद्धव के हाथों से निकलता जा रहा है। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे की सुई अब सत्ता के बाद पार्टी की ओर घूमती नजर आ रही है। सत्ता को लेकर शुरू संघर्ष अब पार्टी पर कंट्रोल तक आता नजर आ रहा है।
सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के 18 में से 14 सांसद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बागी गुट ने पहले ही 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। अब अगर पार्टी के 18 में से 14 सांसद भी शिंदे गुट के साथ हो लेते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना पर कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बागी गुट का शिवसेना के झंडे और चुनाव चिन्ह पर दावा और मजबूत हो जाएगा। बदले हालात में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो संकट में है ही, बाला साहब की बनाई शिवसेना पर उनका कंट्रोल भी अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। बागी विधायकों का गुट महाराष्ट्र में सत्ता का संघर्ष खत्म होने के बाद शिवसेना के चुनाव चिन्ह और झंडे पर दावा कर सकता है। जानकार बताते हैं कि दल बदल निरोधी कानून के तहत किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए बागी गुट को शिवसेना के कम से कम 37 विधायकों का समर्थन साबित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिंदे कैंप ने तैयारी कर दी है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की मियाद खत्म होने से पहले ही उद्धव ठाकरे को कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा और जुगाड़ वाली महाअघाड़ी सरकार का अंत हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा और शिंदे कैंप की सरकार बनेगी। किसके हिस्से कौन सा विभाग आएगा और कौन मंत्री बनेगा, यह सब फाइनल कर लिया गया है। इसके लिए प्रहार पार्टी 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। प्रहार पार्टी के विधायक बच्चू कडू और राजकुमार पटेल विधान भवन जाएंगे और 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। भाजपा के सांसद प्रताप राव पाटिल ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस 10 जुलाई के पहले ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सांसद प्रताप राव पाटिल ने कहा है कि एकादशी आने वाली है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद ही एकादशी की पूजा करेंगे। 10 जुलाई को एकादशी है और भाजपा सांसद के कहने का अर्थ है कि 10 जुलाई के पहले ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर पूजा करेंगे। एकनाथ शिंदे को सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक राहत भी दिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वह केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं और महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम की जानकारी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस के घर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बागी मंत्रियों की विभागों को दूसरे मंत्रियों को देने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ गुवाहाटी में 50 विधायक हैं और वह जल्द मुंबई लौटेंगे। साथ ही एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे के दावों पर पलटवार किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि 15 से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और मुंबई पहुंचते ही फिर वापस लौट आएंगे। इसी बात का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह उन विधायकों के नाम बताएं जो उनके संपर्क में हैं। उन्हें तुरंत वापस मुंबई भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके शीर्ष नेतृत्व से प्रवर्तन निदेशालय लगातार पूछताछ कर रहा है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं पंजाब विधानसभा में हुए एक खुलासे ने पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पंजाब विधानसभा में उत्तर प्रदेश के कथित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस में तीखी बहसबाजी हो गई। इस बहस के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के झूठ की पोल खोलते हुए ये दिखाया कि कांग्रेस के शासन में किस तरह खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी। दरअसल आप सरकार के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर मुख्तार अंसारी को एक फर्जी केस में 2.25 साल पंजाब की जेल में बंद रखने का आरोप लगाया। बैंस ने तो यहां तक दावा किया कि 25 कैदियों को जिस बैरक में रखा जा सकता था वहां अकेले मुख्तार अपनी बीवी के साथ रहता था। बैंस ने विधानसभा में ऐलान किया कि इस मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। जेल मंत्री के इस दावे के बाद सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मंत्री ने यह सब बात सदन में कही है और कल को झूठ निकली तो उनको इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस सरकार में जेल मंत्री रहे सुखजिंदर रंधावा ने मंत्री को चैलेंज किया कि वो ये साबित करें कि मुख्तार के साथ जेल में उनकी पत्नी भी रहती थी। इस पर जेल मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही
सच सामने आ जाएगा। हरजोत बैंस ने विधानसभा में कहा कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए यूपी से 26 बार वारंट आया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे नहीं भेजा। इसके खिलाफ यूपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो भी मुख्तार अंसारी को यूपी जाने से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ने के लिए 11 लाख प्रतिदिन फीस वाला वकील तय किया, जिस पर कुल 55 लाख का बिल आया है। मंत्री ने कहा कि यह पैसा हम क्यों दें। मंत्री ने कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस खुलासे के बाद पंजाब कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भाजपा अब कांग्रेस राज की कानून व्यवस्था और एक अपराधी को बचाने के लिए कांग्रेस के इस तरह शाह खर्ची पर हमला होकर बोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत करने वाले विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि उद्धव विधायकों से नहीं मिलते, वे सिर्फ उन्हीं से मिलते हैं जो उनके चाटुकार हैं। सवाल उद्धव ठाकरे के बर्ताव का है। अब समाजवादी पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे के और आदित्य ठाकरे पर सवाल उठा दिए हैं। सपा नेता ने उन्हें अकड़ू और आदित्य ठाकरे को मौज मजे की बातें करने वाला बताया। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल सपा ने कहा कि एमवीए सरकार के साथ यह सफर काफी मुश्किल रहा है। समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व से विधायक रईस शेख ने कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार हमारे लिए मुश्किल से भरा सफर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार नहीं करने वालों के बीच असंतोष था। साथ ही उन्होंने बताया कि हिंदुत्व पार्टी से लेकर परिवार के बीच खुद के हिंदुत्व को तैयार करना सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा कि उद्धव जी यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा हिंदुत्व तुमसे अलग है। वहीं आदित्य भी बड़े स्तर पर झुकाव पैदा कर रहे थे। जहां आम आदमी पार्टी जैसी विचारधारा की ओर जा रहे थे, परिवार के बीच यह संघर्ष खुद ही सेना को बांट रहा था। उन्होंने कहा कि उद्धव जी को लगता है कि सभी लोग उन्हें केवल इसलिए सहन कर लेंगे क्योंकि वह ठाकरे हैं। इसके चलते वह दूसरों को हल्के में लेने लगे। जब मैं उनसे राज्यसभा वोटिंग के लिए मिला तो कोई भी गंभीर चर्चा नहीं थी। जब मैंने उनके आसपास अन्य लोगों से पूछा कि वे उन्हें इन मुद्दों के बारे में क्यों नहीं बताते, तो उन्होंने कहा कि आप ठाकरे परिवार को गंभीर बातें नहीं बता सकते। आप केवल उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं और आप उन्हें सलाह नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, आप शरद पवार से चर्चा कर सकते हैं, आप अजीत पवार से लड़ सकते हैं, लेकिन आप ठाकरे परिवार को कुछ नहीं कह सकते। उनके साथ चर्चा केवल एक तरफा होती है। आदित्य के साथ आप केवल उनसे दावोस में क्या हो रहा है जैसी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे कि बीडीडी चौल के पास कचरा बिखरा है और उसका कुछ करना चाहिए, तो वो असहज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध कांग्रेस, सपा और एनसीपी साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ हो चुके हैं। नए पुराने सहित कई नेता टिकैत बंधुओं का साथ छोड़कर अलग किसान यूनियन बना चुके हैं, लेकिन टिकैत बंधु अभी भी अपनी ऐंठन में हैं और योगी राज में भी धमकी दे रहे हैं। अब इसका अंजाम क्या होगा ये शायद उन्होंने सोचा ना हो, लेकिन जैसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे वो मुश्किल में जरूर फंसते नजर आ सकते हैं। मेरठ में ऊर्जा भवन पर किसान पंचायत में आए भारतीय किसान यूनियन यानी भाकीयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये हमारे परिवार को विकास दुबे बनाना चाहते हैं, हम आग लगा देंगे। हमारे खिलाफ रिपोर्ट तो करके देखो। सरकार ने हमें अपने निशाने पर लिया है, इनकी जुबान काबू में नहीं आ रही है। यही नहीं, नरेश टिकैत ने अपने भाई राकेश टिकैत पर कर्नाटक में हुए हमले का भी जिक्र किया। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी तारीफ की। यानी टिकैत बंधु दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाहते हैं। वहीं धमकी देते हुए टिकैत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि मेरठ सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में ट्यूबवेलों पर बिजली का मीटर लगाए जाने के विरोध में किसान नाराज हैं। किसान ट्यूबवेल पर लगाए गए मीटरों को उखाड़कर अपने साथ ले आए और भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में ऊर्जा भवन का घेराव किया। ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर किसान ऊर्जा भवन पहुंचे। घेराव धरना प्रदर्शन के बाद नरेश टिकैत ने प्रतिनिधि मंडल के साथ PVVNL MD अरविंद मलप्पा बंगारी से वार्ता की। MD ने आश्वासन दिया कि शासन से उनकी मांगों को अवगत कराया जाएगा। हालांकि इसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। वहीं भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
बता दें कि राज्य सरकार के ट्यूबवेलों पर बिजली मीटर लगाने के विरोध में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के विभिन्न जिलों के किसान भाकियों के नेतृत्व में बस, ट्रैक्टर ट्रॉली से ऊर्जा भवन पहुंचे थे। ऊर्जा भवन में टेंट लगाकर किसान धरने पर बैठ गए और दोपहर तक नरेश टिकैत का इंतजार होता रहा। 2 बजे के बाद नरेश टिकैत यहां पहुंचे, सभी को कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। सरकार अब ट्यूबवेल पर मीटर लगाकर किसानों का और उत्पीड़न करना चाहती है। हालांकि PVVNL-MD के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया और किसानों ने अपना धरना बंद कर दिया। लेकिन नरेश टिकैत का दिया गया बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है और उनकी धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कुर्सी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जिस तरह की धमकी भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह से उनके शिवसैनिक सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, उससे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता भी परेशान हो गई है। यही वजह है कि सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने इन तीनों के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अराजकता फैलाने, सरकारी काम रोकने के लिए देशद्रोह का मामला चलाने की मांग की है। तीनों पर हेमंत पाटिल ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि अदालत ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक लगाए। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के मुद्दे पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में घूमने पर भी रोक लगाई जाए। पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा है कि बागी विधायक इसलिए गुवाहाटी चले गए क्योंकि उन्हें जान माल का खतरा है। वे अपनी जान को बचाने के लिए वहां चले गए हैं क्योंकि राउत और ठाकरे की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही थी। हेमंत पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि शिवसेना में जारी संकट के बीच पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि लोगों के दिमाग में भय पैदा हो। इसी कोशिश के तहत शिवसैनिक हिंसा कर रहे हैं और कई स्थानों पर दंगे भी कर रहे हैं। हेमंत पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि राज्य के ज्यादातर जिलों में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के उकसावे पर ही प्रदर्शन हो रहे हैं। यही नहीं, असामाजिक तत्वों की ओर से सार्वजनिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि पुलिस चुपचाप सब देख रही है। राज्य में हालात ऐसे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो फिर ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत ही जिम्मेदार होंगे। पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दी है। इससे साफ है कि हालात सही नहीं हैं और कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसे लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। एडवोकेट RN कचावे के जरिए दाखिल की गई याचिका में पाटिल ने कहा कि कोर्ट को DGP को आदेश देना चाहिए कि वह पूरे मामले की जांच करे। इसके बाद ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इन लोगों ने राज्य में अराजकता फैलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।